मॉर्निंग ऑल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पे चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 का जो मनसबदारी वाला क्वेश्चन है वो आज मैं आपको करवा रही हूँ। मनसबदारी व्यवस्था किस तरीके से अकबर के द्वारा भारत में लागू की गई, उस व्यवस्था ने कौन कौन से ऐसे परिवर्तन जो है जो समय समय पर विभिन्न सम्राटों के द्वारा लागू किए गए, उन सबका अध्ययन आप इस क्वेश्चन के द्वारा करेंगे। आपके सिलेबस में मनसबदारी व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में शामिल की गई है, इसलिए इस व्यवस्था को जो है आपके सिलेबस में डाला गया है और एक क्वेश्चन जो बड़ा आपका बनता है वो मनसबदारी व्यवस्था पर बनता है। मनसबदारी व्यवस्था किस तरीके की व्यवस्था है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष है, ये सब आप इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपके लिए ये जानना आवश्यक होगा कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या। तो मनसबदारी व्यवस्था एक तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था में जो है प्रशासन में सैनिक व्यवस्था के क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए हैं, उन सबको इस व्यवस्था के अनुसार डाला गया है। मनसब शब्द जो है इसका सबसे पहले अगर पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्रोतों की बात की जाए तो सबसे पहला जो प्रयोग है वो अकबर की अभिलेखों में मिलता है। अकबर जो है ऐतिहासिक लेखों में अकबर के समय में जितने भी इतिहासकार हुए और जिन्होंने इतिहास लिखा, उसमें मनसबदारी व्यवस्था के विषय में उल्लेख जो है वो देखा जा सकता है। तो उनमें सबसे पहले ये बताया गया है कि मनसबदारी व्यवस्था जो है उसका प्रचलन अकबर के समय में हुआ था और ये व्यवस्था अकबर के बाद उसके जो उत्तराधिकार होते हैं उनके समय में भी निरंतर जो है वो लागू रही है। इस व्यवस्था ने सैनिक और नागरिक जो सेवाएं हैं उनको अपना आधार जो है वो प्रदान किया है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो ये जो व्यवस्था है ये मुगल काल में सैनिक और जो नागरिक सेवाएं हैं उनको आधार देने के लिए लागू की गई थी। मात्र सैनिक व्यवस्था नहीं बल्कि नागरिक सेवाओं के लोगों को भी इस व्यवस्था में शामिल जो है वो किया गया था। इस व्यवस्था का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, आखिर इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन रहा है, ये व्यवस्था आई कहाँ से है, इस सब का उल्लेख जो है हम इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला पॉइंट आपका बनेगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस क्षेत्र में क्या रही है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए हम ये बताएंगे कि ये व्यवस्था कहाँ से आई है। तो ये व्यवस्था जो है मध्य एशिया में मंगोलों की उपज है। मंगोल इसके जन्मदाता हैं। मंगोलों ने जो है अपनी जो सैनिक व्यवस्था थी, सैनिक जो ढंग रहे हैं, उनको दशमलव पत्ती पर आधारित करके स्थापित किया हुआ था। इसलिए जो है मंगोल जब भारत पर विभिन्न समूह में कालांतर में बार बार जब आक्रमण करते हैं तो उनके द्वारा जो व्यवस्था अपनाई गई उसी को भारत में जो है भारत की तत्कालीन समय की जो शासन करने वाली व्यवस्थाएं थी, उन्होंने या तत्कालीन शासन करने वाले जो शासक थे उन्होंने मंगोलों से इस व्यवस्था को अपनाया था। इस व्यवस्था की प्रेरणा स्रोत मंगोल है। मनसबदारी जो व्यवस्था है ये तुर्क मंगोल जो सैनिक व्यवस्था है उससे इसके बीजों को ढूंढा जा सकता है। इससे इस व्यवस्था को जो है वो पाया जा सकता है। मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के समय को अगर उठाया जाए वहां से लेकर और बाद तक भारत पर समय समय पे कालांतर में आक्रमण जो है वो किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, इन शासकों के अगर शासन को उठाया जाए तो आप देख सकते हो कि मंगोलों ने कितनी बार भारत पर जो है वो आक्रमण किया है। हालांकि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भी अपनी सैनिक व्यवस्था को दशमलव पत्ती के आधार पर स्थापित किया हुआ था, लेकिन इस व्यवस्था को एक विकसित रूप अकबर के द्वारा दिया गया। इसलिए कैसे इस व्यवस्था को स्थापित किया गया, तो शुरुआत में जो है सरखैल नाम का एक सबसे छोटी इकाई स्थापित की गई जो कि 10 सैनिकों के ऊपर एक सरखेल होता था। 10 सरखैलों के ऊपर एक सीपे सालार और इसके बाद आमिर, आमिर के बाद खान, मलिक, इस तरीके के जो सम्मानजनक सम्मान सूचक जो पदवियां हैं ये धारण जो है वो की जाती थी। इस प्रकार मनसबदारी जो व्यवस्था है उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मंगोलों से जो है वो प्राप्त होती है। मंगोलों के यहाँ आने पर उनकी किस तरीके की सैनिक व्यवस्था रही है, किस ढंग से वो सैनिक जो व्यवस्था है, सैनिक प्रणाली जो है वो बनाते हैं, इन सबको ही स्थान देते हुए यहाँ के शासकों ने
चाहे वो दिल्ली सल्तनत के शासक हो या मुगल शासक हो, उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में इसे स्थान दिया है। तत्पश्चात मंगोल जो है, मनसबदारी जो प्रथा है उसका उद्भव क्या है। तो मनसबदारी व्यवस्था भारत में कैसे शुरू हुई है, किस शासक ने इसको शुरू किया, ये सब हम इस उद्भव में जानेंगे। तो मनसबदारी जो व्यवस्था है उसमें सबसे पहला जो इसकी जो स्थापना है या इसको स्थापित करने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। हालांकि अकबर से पूर्व हुमायूं और बाबर भी इस व्यवस्था में रहे, लेकिन उनको ये श्रेय प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबर मात्र 4 वर्ष भारत में रहे और यहाँ पर साम्राज्य विस्तार की चेष्टा में ही लगे रहे। उनको प्रशासन को ठीक करने में, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में कभी समय ही नहीं मिला। दूसरी ओर हुमायूं है, तो हुमायूं जो है वह निरंतर अपने आंतरिक मामलों में ही इतने उलझे रहे कि उनके पास भी प्रशासन की ओर ध्यान करने का समय नहीं बचा। और तत्काल प्रभाव से मृत्यु की वजह से जब अकबर शासक बनते हैं तो अकबर के समक्ष एक ये बहुत ही विकट समस्या थी कि मुगल जो शासन है वो विद्रोहियों का शिकार उस समय हो रहा था। विद्रोह के चलते अकबर को अपने प्रशासन में दुर्बलता स्पष्ट जाहिर हो रही थी। और अकबर उस समय जब शासक बनते हैं तो उन्होंने ये महसूस किया कि किस तरीके से उनकी जो व्यवस्था है, उनके जो सैनिक रखने के ढंग है, जो सैनिक प्रणाली है, या ये कहिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें कितने दोष हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए अकबर ने शीघ्र यह महसूस किया कि एक केंद्रीकृत और एक सुसंगठित शासन स्थापित करने के लिए भारत में तभी वो स्थापित होगा जब एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है भारत में स्थापित होगी। इसलिए अकबर जो है एक ऐसा वर्ग भारत में तैयार करना चाहता था, एक ऐसी स्थिति भारत में तैयार करना चाहता था जिसमें जो है अधीनस्थ जो शासक होंगे या अधीनस्थ जो अमीर होंगे वो बिना किसी भय के, बिना किसी स्वार्थ के, स्व उन्नति के लिए कार्यकुशलता जो है वो दिखाएंगे, कार्यकुशलता की एवंज में उन्नति प्राप्त करेंगे और वो जो है प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसमें अपनी निष्ठा और कार्यकुशलता के दम पर पदोन्नति करेंगे। इस व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है वो मुगल सल्तनत में अकबर को जाता है। मनसबदारी व्यवस्था जो है उसका क्या अर्थ होता है, मनसब शब्द कहाँ से आया है, अब हम ये जानेंगे। तो मनसबदारी जो व्यवस्था है उसमें मनसब शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या ओधा। इसका अर्थ दर्जा, किसी भी पद में, किसी भी स्थिति में मनुष्य का क्या दर्जा है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसकी स्थिति है, ये उस चीज को दर्शाता है। मनसबदारी व्यवस्था जो है वो व्यक्ति के प्रशासन में दर्जे को, उसके वेतन को, दरबार में उसकी स्थिति का जो है बोध कराता है। मनसबदारी व्यवस्था इस तरीके के जो है अर्थ को जाहिर करती है जिसमें दरबार में किसी की क्या स्थिति है, उसका क्या स्थान है, उसके पास कितने घुड़सवार हैं, कितनी उसके पास सैनिक संख्या है। इस ये सब जो है मनसब के अंदर ही आता है। तो इस तरीके से मनसब से किसी भी व्यक्ति का या अमीर की मुगल प्रशासनिक सेवा में क्या स्थिति है उसका बोध होता है। इस तरीके से किसी भी मनसबदार को राज्य की सेवा में कितने सशस्त्र सैनिक रखने हैं इस बात का उल्लेख मनसबदारी से होता था। तो यही है मुगल काल में जो सैनिक और असैनिक सेवाएं थी उससे संबंधित जितने भी उच्च और मध्य श्रेणी के अधिकारी थे उन सबको मनसबदारों की श्रेणी में रखा गया और इसी व्यवस्था को मनसबदारी नाम दिया गया। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वान इस चीज को मानते हैं कि मनसबदारी जो व्यवस्था है उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। सतीश चंद्रा, अजहर अली ऐसे विद्वान हैं जो इस चीज को लेकर एकमत हैं, वरना अनेक ऐसे इतिहासकार हैं जो इस चीज को लेकर अलग अलग मत जो है वो प्रस्तुत करते हैं। बात अगर अकबर की जाए तो अकबर के समय में आने पर मनसबदारी व्यवस्था जो है उसमें शुरुआत से लेकर और अकबर के शासनकाल के अंतिम समय तक समय समय पर अनेक परिवर्तन जो है वो किए गए हैं। अकबर जो है उसके समय के शुरुआत के 10 वर्षों में अकबर ने जो व्यवस्था लागू की उसमें सैनिक
जो मनसब के होते थे उनकी संख्या निश्चित नहीं होती थी। उस समय उन सैनिकों की संख्या को निश्चित नहीं किया गया था और अमीर और जो उच्च वर्ग के उमरा वर्ग के जो अधिकारी थे जिनको वेतन जो है मनमाने ढंग से दिया जाता था। ये उस दौर की बात है जब अकबर के शासन को मात्र 10 वर्ष बीते थे। उसके पश्चात 1566-67 के समय में अकबर ने इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए और सैनिक रखने से संबंधित जो है नियम बनाए। इस व्यवस्था में अमीर वर्ग जो है उसको सवार पद और जो जागीर उनको प्राप्त होती है उसके विषय में भू राजस्व के आधार पर घुड़सवार रखने के आदेश जो है वो अकबर के द्वारा इस समय में जारी किए गए। तीसरे दौर की अगर बात करें तो सांख्यिकी के आधार पर मनसबों का बंटवारा 1573-74 में स्थापित किया गया। अमीर जो है उनको एक निश्चित संख्या प्रदान की गई। मनसब के अनुसार उनको जो है घुड़सवार रखने हैं। जितना मनसब के अनुसार उनका वेतन बनता है उसी के अकॉर्डिंग उनको पशुओं की संख्या जो है निर्धारित की गई। उन पशुओं की संख्या के अनुसार उनको घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक ये सब जो है वो रखने पड़ते थे। अंतिम समय जब आता है तो घुड़सवारों की संख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में इसने बांटा। 3 श्रेणियां उनका अध्ययन भी हम करेंगे। 3 श्रेणियों में सबसे पहले मनसबदार, फिर आमिर, उसके बाद आमिर आजम। इस तरीके से उमरा और उमरा के बाद अमीर आजम, इन 3 पदों में जो है श्रेणियों में अकबर के द्वारा इनको बांटा गया और मनसबदारी व्यवस्था को एक सुनियोजित और एक सुसंगठित ढंग से जो है तब्दील किया गया। इस प्रकार 1597 के वर्ष में जब अकबर का शासन का अंतिम समय चल रहा था तो अकबर ने इस व्यवस्था में जात और सवार पदों को इंगित किया। तो इस तरीके से जो ये मनसबदारी व्यवस्था है वो अकबर के समय में इस तरीके से चली। और मनसब जो शब्द है उसका अर्थ एक स्टेटस है, एक दर्जा है, एक स्थिति है कि किसी भी दरबार में किसी भी मनसबदार की या किसी भी अधिकारी की क्या स्थिति है, क्या उसके पास सैनिक शक्ति है, किस हद तक वो सैनिक संख्या रखता है, क्या उसका दरबार में जो है दर्जा है, वो सब दर्शाता है। तो इस प्रकार ये आपने मनसबदारी व्यवस्था के अर्थ को जाना, किस तरीके से अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू करी इसको जाना। इसके पश्चात मनसबदारी व्यवस्था में मनसबों को कैसे नियुक्त किया जाता था, कैसे उनकी पदोन्नति होती थी, हम इसका उल्लेख देखेंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था है उसमें जो नियुक्ति है वो सम्राट के हाथ में होती है। राजा ही उनको नियुक्त करने वाला है। सारी विशेष अधिकार जो है वो राजा के पास थे। सम्राट ही उनको नियुक्त करते थे। नौकरी के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति होता था वो मीर बख्शी के समक्ष प्रस्तुत होता था और मीर बख्शी उसे सम्राट के पास लेकर आते थे और सम्राट उसे जो है नौकरी देते थे उसकी योग्यता के अनुसार। जैसे ही उसकी योग्यता होती थी उसके अनुसार ही उसको मनसब जो है वो प्रदान कर दिए जाते थे। इस व्यवस्था में ऐसा आवश्यक नहीं है कि मीर बख्शी ही उनको लेकर आए। मीर बख्शी के अलावा जो है कोई भी व्यक्ति राजकुमार के द्वारा, किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा, किसी भी शाही परिवार के शहजादे के द्वारा भी अकबर के समक्ष जो है इस पद पर नियुक्त करने के लिए जो है अधिकारियों को लाया जा सकता था। कोई भी व्यक्ति नौकरी से जो मनसब प्राप्त करना चाहता था वो अपने पद के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अकबर के दरबार में मनसब प्राप्त करता था। ये आवश्यक नहीं है कि उसके पास कोई सैनिक पद ही हो तभी वो मनसब प्राप्त कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं था। जिसके पास सैनिक पद या सैनिक ओहदे नहीं होते थे वो भी जो है मनसब प्राप्त कर लेते थे और एक अच्छा मनसब जो है वो मुगल दरबार में पाते थे। मनसबदारों की जो पदोन्नति थी उनका जो पदोन्नति का जो अधिकार था वो भी सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। सम्राट जब चाहता था विशेष अवसरों पर, समय समय पर जब राजा का जन्मोत्सव होता था या राजा के जो है जन्म की वर्षगांठ हो गई या फिर ये समझ लीजिए कि राजाभिषेक के समय, सम्राट व राजकुमारों के किसी विशेष दिन, जन्म दिवस के समय जो मनसबदार होते थे उनके पद और उनके ओहदों को बढ़ाया जाता था। इस स्थिति में सम्राट के जो विशेष पदाधिकारी थी, नए पदों को पर भी अनेक मनसबदारों को नियुक्त किया जाता था। पुराने पदों में बढ़ोतरी की जाती थी और जो व्यक्ति अपने पद पर उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है उसको पद से निवर्त भी कर दिया जाता था, हटा भी दिया जाता था। तो इस तरीके से मनसबदारी जो व्यवस्था है उसको इस तरीके से लागू किया गया था। इससे बचे हुए जो आगे के पोर्शंस हैं यानी ये क्वेश्चन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगली वीडियो में
हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। आज हमने मनसबदारी व्यवस्था का क्या अर्थ है, कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है इसकी, क्या इसका उद्गम स्थल है और भारत में यह व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है और कैसे मनसबों को नियुक्त किया जाता है, इस सब का हमने अध्ययन किया है। इसके अलावा मनसबदारों की क्या श्रेणियां रही है, क्या उनको वेतन मिलता था, इस सब का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन होगा वो उसको अगली वीडियो में आपसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा।